नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। दिलनवाज वरियावा साहिबा ने लिखा है। कृषि के क्षेत्र पे काम करती रही हैं और महाराष्ट्र सरकार की एग्रीकल्चर के 25 वर्षीय एक्शन प्लान से ये जुड़ी रही हैं। क्या कह रही हैं दिलनवाज साहिबा कि देखिए, विज्ञान के साथ तो रहिए, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के विषय पर कदम थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ाइए। क्यों कह रही हैं ऐसा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मोटा मोटा जान लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं। प्लांट, किसी भी पौधे या प्लांट के जीनोम में, जीनोम यानी उसकी अनुवांशिकी का एक मौलिक आधार, मूलभूत आधार, अनुवांशिकी यानी जिसके चलते उस पौधे में अमुक तरह के बीज या फल लगते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा उसके जीनोम को काट के वहां पर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीनोम का हिस्सा इंसर्ट कर दिया जाता है। यह हिस्सा खास तरह के गुण रखता है, जैसे कि या तो वो ऐसे टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, ऐसे जहरीले पौधे बनाने लगेगा खुद ही, जिससे कि हमें कीटनाशक ना डालने पड़े। ये इंसानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन जो कीट लगते थे उनको रोक देगा। इस प्रकार का होता है, या कुछ और प्रकार के भी गुणों के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। मोटा मोटा अर्थ ये हो गया। कुछ दिनों पहले हमने एक संपादकीय उसकी चर्चा की थी, आप इसको प्लेलिस्ट में खोज भी सकते हैं, जिसमें हमने बताया था, यह संपादकीय इस बात की चर्चा कर रहा था कि जीएम क्यों आना चाहिए भारत में। तमाम उसमें तर्क दिए गए थे, मैं 2-3 दोहरा देता हूं। बाकियों के लिए आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। जैसे कि कहा गया था कि भारत की फूड चेन में, भारत के लोगों के खाने में ऑलरेडी जीएम क्रॉप्स शामिल हैं, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देशों से जहां से भारत एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, वहां पर जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारतीयों के खाने में ये ऑलरेडी आ चुकी है। इस प्रकार से भारत बीटी कॉटन तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसका इस्तेमाल करता ही है। तो इस कारण भी अलग अलग तरीकों से पशुधन के रूप में या उससे निकलने वाले तेल के रूप में ये भारतीयों की फूड चेन में शामिल हो चुका है। इसके अलावा कहा गया था कि फूड सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अधिक उपज के लिए भी हमें ऐसी क्रॉप्स की जरूरत है जिनकी उपज ज्यादा से ज्यादा हो, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की दुगनी आय के लिए। ये तमाम तर्क दिए गए थे। तो दिलनवाज साहिबा इन तर्कों के जवाब देती हैं और कहती हैं कि इन पर धीरे धीरे चलना चाहिए। तो देखते हैं बिंदुवार तरीके से कि दिलनवाज साहिबा क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जो आमतौर पे जो लोग जीएम क्रॉप्स का विरोध करते हैं, उनको अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक यानी अवैज्ञानिक हम जानते हैं, या फिर लुड्डाइट कह दिया जाता है। अब लुड्डाइट क्या होता है, 19वीं शताब्दी या उससे भी पहले 18वीं शताब्दी के दौरान, खासतौर पे 1801 से 1815 के बीच, खास तौर पर इंग्लैंड में एक आंदोलन देखा गया। बहुत से वर्कर्स जिन्होंने अपने रोजगार खो दिए थे, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में वो सबसे ज्यादा हो रहा था। मशीनें आ रही थी, मशीनें लोगों की जगह ले रही थी। तो एक आंदोलन उभरा, लुड्डाइट आंदोलन, जो क्या करता था, मशीनों को तोड़ देता था कि ना मशीनें रहेंगी, ना हमारा रोजगार जाएगा। एक प्रकार से मशीनों से अपनी नफरत को वो दर्शाता था। बाद में ये मुहावरा ही बन गया कि कोई भी ऐसा समूह जो विज्ञान के मार्च को रोकता है अपने न्यस्त स्वार्थों की वजह से, उनको लुड्डाइट्स कह दिया जाता है। दिलनवाज साहिबा कह रही हैं कि भारत में जो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का विरोध करते हैं, उनको अवैज्ञानिक या लुड्डाइट्स कह दिया जाता है। लेकिन ये कहने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स देखने चाहिए। किन फैक्ट्स की ओर वो इशारा कर रही हैं? वो कह रही है ये ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक, हमने देख ही लिया कि जेनेटिक ट्रांसफर होता है इसमें, इस वजह से इसको ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो अनकंट्रोलेबल है और इरिवर्सिबल है। अनकंट्रोलेबल और इरिवर्सिबल, आप इसको फलने फूलने से रोक नहीं सकते। अगर पौधों में या पौधों की किस्मों में कुछ गुण आ गए हैं जो आपने लैब में इंसर्ट किए, लेकिन उन पौधों को अब उगाया जाने लगा, तो वो कहां कहां तक फैलेंगे और दूसरे पौधों के साथ, अपनी ही स्पीशी या दूसरी स्पीशी के पौधों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पर आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। और वो इरिवर्सिबल भी है, क्योंकि एक बार वो वातावरण में आ गया तो उसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते।
तो ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये खुद पनपने लगते हैं, खुद फैलने लगते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए पर्यावरण में छोड़ने को या छोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत ध्यान से रिसर्च होनी चाहिए, और वो रिसर्च इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी कि वही समूह इस रिसर्च को ना कर रहा हो जिसके स्वार्थ इसके आम लोगों के बीच चले जाने से, इस तकनीक के आम लोगों के बीच चले जाने से सिद्ध होते हों। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इंडिपेंडेंट रिसर्च एक महत्वपूर्ण बात, दूसरी कि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस देखे गए हों। कई नुकसान तुरंत समझ नहीं आते हैं, देर से समझ में आते हैं। उदाहरण अभी आएगा संपादकीय में। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो गई। तो ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो लिविंग सिस्टम है, जो हमारी जैविक संरचना है, विश्व की जैविक संरचना है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ऑपरेट करती है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी इसको कुछ लोग ईश्वरीय डिजाइन कहते हैं, कुछ लोग इसको इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं, क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम करती है। अब इसको आप उदाहरण के तौर पे लीजिए। एक उदाहरण है कि भारत में 330 इन्वेजिव स्पीशीज हैं। इन्वेजिव स्पीशीज यानी जो किसी ना किसी तरीके से खरपतवार की तरह फैल गई पूरे भारत में। इनमें से कुछ तो विदेश से आने वाले अनाज में शामिल थी। ऐसी कई प्रजातियां हैं, इतना नुकसान पहुंचाती हैं। 83 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान, 83 ट्रिलियन रुपयों का नुकसान अकेली 10 इन्वेजिव क्रॉप्स ने किया हुआ है। लेकिन इनमें से एक भी क्रॉप को आज तक हम भारत में एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। ये उदाहरण केवल ये समझाने के लिए कि इनको कंट्रोल करना, एक बार ये पर्यावरण में आ जाएं क्रॉप्स, इनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। अब आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के विषय पर। इनको आए हुए 25 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं, ऐसा संपादकीय कहता है। लेकिन फिर भी दुनिया के 172 देश जिनका आंकड़ा मौजूद है, उनमें से मात्र 29 देशों में ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। आप कहेंगे 29 फिर भी ठीक ठाक नंबर है, लेकिन इन 29 देशों की भी बात छोड़िए, उसमें से जो 91% क्रॉप्स महज 5 देशों में उगाई जाती है। तो दुनिया के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का 91% केवल 5 देशों में उगाया जा रहा है। 5 देश कौन से हैं, उनकी लिस्ट संपादकीय में दी गई है। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा और भारत। भारत में हम जानते हैं बीटी कॉटन उगाया जाता है, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अब यूरोप के अधिकतर देश, जापान, इजराइल, रूस, मलेशिया आदि इत्यादि अपने यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउ नहीं करते। चाइना ने भी पहले बीटी कॉटन को अडॉप्ट तो किया जैसे भारत ने किया, लेकिन वहां पर बीटी कॉटन की जो मांग है वो तेजी से घट रही है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां पे बढ़ रहा है। यहां पर यह भी समझ लीजिए कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या करती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वो तकनीक है जो आज से हजारों सालों से इस्तेमाल की जा रही है। किसान इसकी साइंटिफिक रीजनिंग तो नहीं समझते थे, लेकिन वो इसको करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो उनके खेत में सबसे बेहतर फसल हुई है, उस फसल के बीजों को रख लेना और फिर उनको ऐसे दूसरे क्रॉप्स के साथ ब्रीड कराना, आर्टिफिशियल एक तरीके से, लेकिन इतना आर्टिफिशियल कि हमने दूसरे क्रॉप्स को जानबूझ के उनके संसर्ग में लाए, संपर्क में लाए। यहां तक आर्टिफिशियल, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया नेचुरल। अगर वो दोनों आपस में संसर्ग में आते हैं और उसके बाद एक नए बीज की उत्पत्ति होती है, तो वो हो गया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। यानी इसमें आधा काम आर्टिफिशियल हो रहा है, यानी संपर्क में लाने जितना। उसके आगे का काम प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। कोई जीन ट्रांसफर आर्टिफिशियल तरीके से नहीं हो रहा है। ये हजारों सालों से एक प्रकार से इस्तेमाल होता रहा है, और जब इसकी साइंटिफिक रीजनिंग समझ में आ गई, तब तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से भी होने लगा। तो खैर, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी है, वहां पर भी चीन में जीएम टेक्नोलॉजी की डिमांड कम हुई है, ऐसा संपादकीय कहता है। अब आते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण सूत्र पर कि तमाम फायदे गिनाए जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। कुछ कहते हैं कि देखिए वो उनकी एज को बढ़ा देता है, टमाटर जल्दी सड़ जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर देर से सड़ेगा। फिर गिनाया जाता है कि कुछ में अधिक रिसोर्सेज या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ए अधिक हो सकता है, आदि इत्यादि। ये बातें गिनाई जाती हैं। संपादकीय कहता है कि 85% जो जीएम क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनके 2 गुण सबसे महत्वपूर्ण है। 85%।
बाकी 15% में न्यूट्रिएंट्स, उनकी आयु, सब कुछ आ गया, पेरिशेबल अनपेरिशेबल होना सब कुछ आ गया। 85% में 2 गुणों को सबसे अहम बताया जाता है। एक तो उनका हर्बिसाइड टॉलरेंट होना और दूसरा उनके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस आना। हर्बिसाइड टॉलरेंट होना क्या कि बताया जाता है कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में ऐसा फेरबदल किया गया है कि इस पर हर्बिसाइड यानी खरपतवार को हटाने के लिए अगर जो वीडीसाइड या हर्बिसाइड पूरे खेत में छिड़का जाता है उसका असर इस पौधे पर नहीं होगा। तो उसके बाद किसान मन भर के पूरी फसल साइकिल के दौरान खरपतवार हटाने वाले केमिकल डाल सकते हैं, खरपतवार मर जाएंगे, फसल अच्छी होगी। एक तर्क ये होता है। दूसरा, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस यानी कि उस पौधे के अंदर से ही एक ऐसा टॉक्सिन रिलीज होने लगता है जिसका इंसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा क्लेम होता है, लेकिन जो कीट उस पर हमला करने वाले हैं उनकी वो जान ले लेगा या उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को बाधित कर देगा। इस प्रकार वो फसल को बेहतर बनाएगा। तो 85% क्रॉप्स में यही 2 गुण पाए जाते हैं। संपादकीय कहता है कि साल 2000 में 761 साइंटिस्ट ने ये अपना एक पक्ष रखा या अपने तर्क दिए कि इन दोनों चीजों के मनुष्यों पर घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। संपादकीय आगे कहता है कि साइंटिफिक एविडेंस ये दिखाता है कि ये प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। एक कमी ये है कि उन प्रभावों की चर्चा या जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन ये तर्क यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अब जो हर्बिसाइड टॉलरेंट हमने बीजों की बात की, हमने कहा कि भाई जो खरपतवार हटाने के लिए जो केमिकल डाले जाएंगे उससे ये पौधा सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे जो पौधे हैं ये केवल इकोलॉजिकल डैमेज नहीं कर रहे हैं बल्कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण दिया गया है कि देखिए तंबाकू जो है ये उदाहरण थोड़ा घुमाकर है। तंबाकू, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, एक लंबे समय तक, बल्कि अपनी आम यूजेज में आने के लंबे समय तक माना जाता है कि 19वीं शताब्दी से 1800 के दशकों से ये आम यूजेज में आने लगा और तब से लेकर 200-250 सालों तक 1940-50 के दशक तक तंबाकू को सेफ माना जाता था फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और बड़ी तकनीकें अपनाई इन कंपनियों ने ये साबित करने के लिए कि ये सेफ है। एक तरीका ये अपनाया गया कि हम खास तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे तंबाकू की वजह से गले में खराश नहीं होती है। या डॉक्टर्स के साथ दिखाया गया कि डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 तंबाकू ब्रांड अमुक अमुक है, इसको खरीदिए। इस प्रकार के तमाम इश्तेहार लगाए गए और दीवार पर चिपके थे इतने इश्तेहार कि दीवार में नजर नहीं आती थी कोई दरार, जैसा एक शेर है उस प्रकार का मामला हुआ। तंबाकू को लेकर ये समझ बनाई गई। 1950 के दशक के बाद साइंटिस्ट ने प्रूव किया ये कि उसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं और तमाम तरह के कैंसर से और रोगों से उसका क्या लिंक है, लेकिन उससे पहले ऐसा चलता रहा। तंबाकू की इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर पाई? देखिए, जरूरी तौर पर नहीं है कि उसमें उनकी कोई बहुत शैतानी मंशा थी। दरअसल तंबाकू के उपयोग और उसके परिणाम के बीच एक लंबा समय होता है। बहुत धीमे जहर की तरह तंबाकू काम करता था। तो कंपनियां इस बात को मानना चाहती थी। इसको आप एक प्रकार का कंफर्मेटिव बायस भी कह दीजिए कि जिस चीज में आप विश्वास करना चाहते हैं आप उसके लिए उदाहरण या तर्क खोजने लगते हैं। जीवन जीने के लिए ऐसे बायसिस से उनके प्रति सजग होना एक जरूरी समझ का हिस्सा है। तो बहरहाल कंपनियां ऐसा शायद इस वजह से भी कर रही थी, या डॉक्टर्स जो इनका ऐड कर रहे थे वो शायद इस वजह से भी कर रहे थे क्योंकि तंबाकू का असर होने में एक लंबा समय लगता है। अब इसी प्रकार से आते हैं जो मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड को लेकर भारत में बहस है। सरकार ने कहा है कि इसको हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस देनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्वो बरकरार रखने को कहा है। स्टेटस क्वो यानी यथा स्थिति। अब जो मधुमक्खी पालन करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जीएम मस्टर्ड जो है ये उनके उद्योग को प्रभावित करेगा। आप कहेंगे सरसों और हनी यानी शहद में क्या लिंक है? तो मधुमक्खी पालन करने वाले लोग कहते हैं कि देखिए, मस्टर्ड के खेतों पर
जो मधुमक्खियां मंडराती हैं और बहुत अधिक संख्या में मंडराती हैं, उनके पॉलिनेशन में मधुमक्खियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो वो मस्टर्ड किसको अफेक्ट करेगा? उस शहद को, उस पराग को जो ये इकट्ठा करते हैं, मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं, और उनका हनी कंटेमिनेट हो जाएगा। फिर दुनिया के वो तमाम देश जहां पर ऐसे कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स पर रोक है, यूरोप के अधिकतर देश और दुनिया के कई मुल्कों का हमने नाम पढ़ा, वहां पर उनके एक्सपोर्ट्स रोक दिए जाएंगे। एक तर्क ये हुआ। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ की जहां तक बात की जाए तो कार्सिनोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिक जब भी आप वर्ड समझे समझ जाइए, कैंसर का नाम लिया जा रहा है। कार्सिनोजेनिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स, ऑर्गन डैमेज, ऐसे कई असर हैं जो उन लोगों द्वारा डॉक्यूमेंट किए गए हैं जो जीएम क्रॉप्स पर रिसर्च कर रहे थे, और खास तौर पर हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी पर। हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी वही कि आप खेत में खूब अपनी केमिकल छिड़किए, इस पौधे पर असर नहीं होगा। जो ऐसे पौधे थे उनके साथ ये तमाम समस्याएं पाई गई हैं, कैंसर से लेकर ऑर्गन डैमेज तक की, उन क्रॉप्स या उन हर्बिसाइड्स के साथ भी जिनको एक समय पर वैज्ञानिक सेफ मानते थे। वही बात कि उस समय तक सेफ मानते थे क्योंकि इनके बुरे असर आने में एक लंबा समय लगता है। तो चाहे दुनिया के हजारों डॉक्टर्स की तरह भारत के भी 100 एमिनेंट डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपने कंसर्न्स को बताया है और कहा है कि भारत में अभी कोई भी हर्बिसाइड टॉलरेंट फूड क्रॉप रिलीज ना की जाए। तर्क आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि DMH11 एक हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप नहीं है। DMH11 वही है, उस वैरायटी का नाम है जीएम मस्टर्ड क्रॉप की, जिसकी चर्चा हो रही है। तो कहा जा रहा है कि मस्टर्ड की जो ये वैरायटी है DMH11, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो बार जीन यूज होता है, हमने कहा था कि एक हिस्से को, इसके जीनोम के एक हिस्से को मिटाकर उसकी जगह एक दूसरा जीन लगा दिया जाता है। तो इस क्रॉप में जो जीन लगाया गया है उसका नाम है बार जीन। ये नाम आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जानकारी के लिए भी। तो जो बार जीन लगाया गया है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाता तो है, लेकिन इसका मेन काम जो है वो हाइब्रिड बना सकने के लिए पॉलिनेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी में मदद करता है। इसकी बहुत डीप में मत जाइए, वैज्ञानिक चर्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यहां पर क्या है कि इसकी मदद से मस्टर्ड के बेहतर हाइब्रिड तैयार किए जा सकेंगे। उन हाइब्रिड्स के या उस हाइब्रिड बनाने की प्रोसेस के सफल होने में ये बारजीन मदद करेगा। मुझे ये हल्की सी मुस्कुराहट क्यों आ रही है इसका पता आपको आगे चल जाएगा। तो खैर ये बोला जा रहा है इसके बारे में, और कहा जा रहा है कि जो हर्बिसाइड है ग्लूफोसिफिनेट, ग्लूफोसिफिनेट जो हर्बिसाइड है वो केवल अंत में लगाया जाएगा, पौधों पे नहीं छिड़का जाएगा, अंत में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके प्रति ये टॉलरेंट है। और ये कह रहे हैं कि ये दोनों अलग बातें हैं। संपादकीय कहता है कि सच्चाई तो ये है कि क्योंकि बारजीन दोनों पेरेंटल लाइंस में, पेरेंटल लाइंस यानी नर और मादा जो पौधा है, मेल और फीमेल जो पौधा है, दोनों में मौजूद है, तो जीएम मस्टर्ड जो है वो इस टॉक्सिक वीड किलर, ये जो एक विषैला वीड किलर है, खरपतवार को खत्म करने वाला वीड किलर है, इसको सह सकता है ये पौधा। कौन सा पौधा? DMH11 की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ये पौधा इसको सह सकता है, इसलिए इस पौधे को हमें हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप के तौर पर ही मानना चाहिए। जो इसके समर्थक में आने वाले वैज्ञानिक हैं कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मत मानिए, हम तो हाइब्रिड के लिए इस पौधे को लाना चाह रहे हैं। संपादकीय कहता है कि नहीं, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट पौधे के तौर पर ही इसको एनालाइज करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे सरकारें ये मानती रही हैं कि हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन आ चुका है, HT कॉटन, BT कॉटन तो हम जानते ही हैं। एक HT कॉटन भी है जो इलीगल रूप से मार्केट में 10 सालों से फैल रहा है, सरकारें उसको रोक नहीं पाई हैं, और किसान इस केमिकल का बहुत भयंकर इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे हैं। तो 10 सालों में अगर सरकार इसको नहीं रोक पाई है जो गैरकानूनी तरीके से हो रहा है, तो अगर इस क्रॉप को आप कानूनी तरीके से ले आते हैं तो इस चीज को कैसे रोक पाएंगे कि किसान
ग्लूफोसिफेनेट का इस्तेमाल करने लग जाएं अपने खेतों में, जिसके टॉक्सिक असर होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो केस दाखिल किया गया है, जिसकी हमने चर्चा की, वो इस बात पर बहुत आग्रह करता है वो केस कि हमारे रेगुलेटरी रेजिम में इस प्रक्रिया को संभालने या देखरेख के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें तमाम कमियां हैं। जो जीईएसी की जीईएसी आप जानते होंगे, ये वो बॉडी है यही बॉडी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, यही बॉडी भारत में इन चीजों का रेगुलेशन करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का रेगुलेशन करती है। तो उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग उठा के देखे गए तो पाया गया कि उसमें जो रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स हैं, एचटी क्रॉप्स के जो रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए इनकी देखरेख के लिए, वो पूरी तरीके से अनुपस्थित है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की और दो पार्लियामेंट्री कमिटीज ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि बायो सेफ्टी टेस्टिंग में ये क्रॉप्स खरी नहीं उतरती हैं, खासतौर पर DMH11 का जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा भी है कि कोई भी हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप जैसे कि GM मस्टर्ड है, उसको भारतीय कंडीशन में रिलीज नहीं करना चाहिए। यहां तक कि जो गवर्नमेंट के अपॉइंट किए गए लोग थे इस टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी में, एक्सपर्ट कमिटी में, उन्होंने भी HT क्रॉप्स पे, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स पर बैन लगाने की मांग की है। क्या सरकार इसके बाद भी ये कह सकती है अपने खुद के एक्सपर्ट्स की राय के बावजूद कि ये सारे तर्क अनसाइंटिफिक हैं? संपादकीय सवाल पूछता है। उसके बाद आगे संपादकीय कहता है कि देखिए, GM मस्टर्ड पर जो टेस्ट किए गए DMH11 पे, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं किए गए, DMH11 पर तमाम टेस्ट हुए, DMH11 या GM मस्टर्ड, एक ही बात समझिए। इस पर जो टेस्ट हुए हैं ये उसी ने किए हैं या उन्हीं टीम ने किए हैं जिसने इनको डेवलप किया है, और एप्लीकेंट द्वारा ही सारे टेस्ट किए गए हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट टेस्ट, कोई भी इंडिपेंडेंट हेल्थ एक्सपर्ट इन कमिटी में नहीं था जिन्होंने GM मस्टर्ड की सेफ्टी पर अपनी जांच प्रस्तुत की है। इसलिए बायो सेफ्टी डेटा जो है GM मस्टर्ड का, वो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है कि उस पर लोग इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी कर सकें, सवाल पूछ सकें और अपने जवाब पा सकें। डेवलपर की जो टीम थी, और इसलिए ये मुस्कान वाली बात यहां पर आ गई, डेवलपर्स की जो टीम थी उन्होंने पहले कहा था कि GM मस्टर्ड में टॉलरेंस है। किसका टॉलरेंस है? हर्बिसाइड का टॉलरेंट है। पहले यही बात कही गई कि आप अपना खरपतवार हटाने के लिए खूब केमिकल डालिएगा, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, इसकी वजह से ये पौधा खूब बढ़िया से बढ़ेगा। लेकिन जब देखा गया कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स हैं उनके खिलाफ कई तरह की बातें आ रही हैं, कई तरह के एविडेंस आ रहे हैं, तो कहा गया कि नहीं नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, मेन फायदा ये नहीं है, मेन फायदा ये है कि इस क्रॉप में 25 से 30% अधिक उपज मिलती है। लेकिन जब दिखाया गया कि जो 25 से 30% ज्यादा उपज आप दिखा रहे हैं, ये आप वीजावी उस क्रॉप के बनिस्पत दिखा रहे हैं जो क्रॉप नॉन हाइब्रिड है या पहले से ही कम उपजाऊ क्रॉप है। मस्टर्ड के कई ऐसे हाइब्रिड वैरायटी मौजूद हैं जो कि ज्यादा उपज देती हैं। आप उससे इसका कंपैरिजन कीजिए, सबसे खराब बीज से इसका कंपैरिजन करके आप इसको अव्वल कैसे साबित कर सकते हैं? तो ये मामला, ये तर्क यहां पर ये संपादकीय खारिज करता है। इसके अलावा कहा गया कि देखिए, DMH11 की जो पेरेंटल लाइंस हैं, जो नर और मादा हमने बताया दोनों में बार जीन रहेगा, ये हाइब्रिड के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। हाइब्रिड इनसे बड़े सक्सेसफुली आप नए नए हाइब्रिड प्लांट बना पाएंगे जिनकी उपज ज्यादा होगी। संपादकीय पूछता है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा मस्टर्ड उगाने वाले मुल्क हैं, वो अपने हाइब्रिड के लिए इस GM टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले आप उन तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए, और अगर वो भी नाकाफी साबित होने लगे तब इस तकनीक पर आइए, क्योंकि अदरवाइज संपादकीय कहता है कि ये सारे तर्क खारिज हो जाते हैं। अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय कहता है कि देखिए, GM मस्टर्ड के बारे में एक बड़ा तर्क ये दिया गया कि भारत का जो लंबा चौड़ा ऑयल इंपोर्ट बिल है, तेल हम आयात करने के लिए विदेशों को बहुत पैसा देते हैं, वो कम हो जाएगा अगर हम अपने यहाँ पे GM मस्टर्ड उगाएंगे। संपादकीय कहता है कि देखिए, हम अधिकतर जो एडिबल ऑयल उगाते हैं वो GM ऑयल नहीं है, वो
नॉन जीएम पाल्मोनिल ऑयल है, जिसको आम भाषा में हम पाम ऑयल भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इंपोर्ट इसी तेल का होता है। तो मस्टर्ड को अगर आपको बढ़ाना है, यील्ड को बढ़ाना है, तो कई दूसरे तकनीक हैं, जैसे कि एक सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन है, SMI। बेसिकली क्या है, ऐसा कई क्रॉप्स के लिए होता है, जैसे कि राइस के लिए है, वीट के लिए है, कई दूसरी क्रॉप्स के लिए है। एक खास तरीके इजाद किए जाते हैं नेचुरल, जिनसे इनकी उपज को बढ़ाया जा सके। जैसे एक खास दूरी पर बीजों को रोपा जाए या फसल को रोपा जाए, उनको खास कंडीशनिंग दी जाए, खास तरह से पानी दिया जाए, एक खास समय पर उसमें से खरपतवार को मैनुअली नोच के फेंक दिया जाए, तो उससे यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बल्कि एक रिसर्च है, इस एडिटोरियल को पढ़ते समय जब मैंने दूसरी चीजें जांची, तो मिंट की एक रिपोर्ट कहती है कि देखिए, ये तो DMH11 2.5 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे रहा है, जबकि इस तकनीक से यील्ड जो है वो 4 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर तक की मिलती है। तो खैर, संपादकीय मोटा सवाल ये पूछता है कि हम इन तकनीकों की तरफ क्यों नहीं जा रहे जो कम खर्चीली भी हैं और किसानों के लिए ज्यादा करने योग्य भी हैं, और इनमें कम खतरे भी इन्वॉल्व हैं भविष्य को लेकर। तो इन टेक्निक्स को बढ़ावा देना चाहिए। GMH या जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ऐसी भी अर्जेंसी क्या है जब सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी और मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी कह चुकी हैं कि हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटीज को भारत में बैन कर देना चाहिए। तो आखिर ये कारण क्या है कि सरकार इनको भारत में लाना चाहती है। तो इस कथन के साथ, इन तमाम तर्कों के साथ, ये संपादकीय समाप्त होता है। उम्मीद है पिछले वाले संपादकीय को देखकर और इस वाले संपादकीय को देखकर आप अपनी एक इंडिपेंडेंट राय बना पाए होंगे। और अगर राय पर नहीं भी पहुंचे हैं तो कोई बात नहीं, तमाम जानकारियां आप अपने पास व्यवस्थित कर पाए होंगे, तमाम तर्क अपने पास व्यवस्थित कर पाए होंगे। अगर वो सब कुछ आ गया है तो राय तो एक दिन अपने आप आ जाएगी। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।